Hello and welcome. This is Abhishek Sir from Motive Learning Classes, and today in this video we are going to cover management principle of Henry Fayol. As you can see, they have given 14 principles. आप नाम देख लीजिएगा क्या क्या नाम दिया है. डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड. मैं ये नाम को बता नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ये सारे टॉपिक को डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ. ठीक है, जिसमें से सबसे पहला उनका जो प्रिंसिपल है उसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क क्यों वो मानते थे कि काम को डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है, ये देखिए ऐसा माना जाता था कि हेनरी फेयल ऐसा बोलते थे कि अगर हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में पूरे काम है अगर हम उसको सेपरेट करके सेग्रीगेट करके काम करवाए वर्क फोर्स से, अपने वर्कर से, तो हम क्वालिटी प्रोडक्शन करवा सकते हैं. उनका मानना था कि इसके थ्रू हम स्पेशलाइजेशन भी गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, जितने भी काम है जैसे परचेस रिलेटेड वर्क है तो सिर्फ वहाँ पे एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाए, वहाँ पे सिर्फ परचेस रिलेटेड वर्क होगा. ठीक है, तो वो काम को बांटना चाहते थे. ठीक है, उनका मानना था कि एक प्रिंसिपल वो के थ्रू वो बताना चाहते थे कि जितने भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, परचेस रिलेटेड को परचेस रिलेटेड तक रहने दो, सेल्स वाले को सेल्स का काम को एकदम साइड करके रखो, फाइनेंस रिलेटेड काम अलग करके रखो. ठीक है, वो इस तरीके से बताते थे. देखिए लिखा है इन मैनेजमेंट मोर वेटेज इज गिवन ऑन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स. प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स. ये आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. दूसरा पॉइंट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बोला है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. Power without responsibility and responsibility without power are incomplete. When a person is assigned a responsibility for some job, at the same time power assignment is essential. देखिए authority and responsibility में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सनल को अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए मैंने उसको उस लेवल का ऑथोरिटी प्रोवाइड किया है या नहीं किया है. अगर आप उतना ऑथोरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा. आगे देखिए लिखा है व्हाइल असाइनिंग द पावर डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक पोस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आर्ट ऑफ लीडरशिप, मैच्योरिटी एक्सेट्रा शुड बी कंसिडर्ड. देखिए आप किसी भी लेवल के बंदे को पूरा ऑथोरिटी और पूरा पावर नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो बंदा नॉलेजेबल है, क्या अगर उसको वो पावर दे दिया जाए तो वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं वो उस चीज़ का तो मिसयूज तो नहीं करेगा. तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना रहता है. ठीक है, थर्ड वन इज डिसिप्लिन. ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन. Discipline creates certain kind of harmonious environment. Industrial discipline established by certain kind of rules and code of conduct, and as a result, governance takes place in unit. When employees are more, then control becomes easy through discipline and code of conduct. Employees' interest in job increases. Managers even can take work easily. Supervisors clear and appropriate contracts between worker and owners, and appropriate implementation of punishment at every level are इंपॉर्टेंस फॉर डिसिप्लिन. देखिए आप कहीं पे भी चले जाइए जहां पे ग्रुप में पीपल काम करते हैं, अगर वहां इनडिसिप्लिन तरीके से काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे डिजायर्ड रिजल्ट मिलना मुश्किल है. ठीक है, इसीलिए हेनरी फेयल ने अपने थर्ड प्रिंसिपल में बताया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है. ठीक है, उनका मानना है कि अगर सही डिसिप्लिन में रह के सारे एम्प्लॉइज को काम कराया जाए, डिसिप्लिन तरीके से वर्क को फॉलो किया जाए, टाइम को, रिसोर्सेस का यूज किया जाए, तो हम एक क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्वालिटी तरीके से अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ये उनका था थर्ड प्रिंसिपल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड. कमांड का मतलब, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आप समझते होंगे. कमांड का मतलब होता है जो हमको बताता है. देखिए लिखा है एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर. हेंस दिस प्रिंसिपल शोज दैट एम्प्लॉइज शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर एनी जॉब और एक्टिविटी. देखिए आप बात को समझिए कि आपको मान लीजिए कोई कमांड करने वाले 10 लोग आपको कमांड कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि पहले मुझे क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, ये चीजें आप नहीं पता कर पाएंगे.
तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी काम कराना रहता है एम्प्लॉय से, तो उसको कमांड करने वाला, ऑर्डर देने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए, वो यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट। इसमें बोला है कि एक ही बंदे पे हमको मतलब ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को इसका ही ऑर्डर मानना है, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरे सुपीरियर ये है और इनका मुझे ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। इफ मोर देन वन ऑर्डर्स आर गिवन दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन ड्यू टू दैट। यस, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग अगर हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि तुमको ये करना है, दूसरा आके ये बात कर रहा है, तो हम क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सही तरीके से अपने काम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर. This can be done through job division and specialization. If deviation are found during planning, then direction guidance is provided. These directions should be given by superior authority. By doing this, coordination of all tasks and efforts can be done easily. According to this principle, there should be only one superior employees group and this group should be doing job for only one person. देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला गया है कि जितने भी वर्कर हैं या जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का डायरेक्शन एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए कि हमारा पर्पस है कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग गोल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अलग सेंटेंस प्रोवाइड कर देता हूं कि whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. उनका कैसा गोल होना चाहिए? एक यूनिफाइड गोल होना चाहिए। सारे लोग एक ही गोल को लेकर काम कर रहे हैं, सारे लोग एक ही गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉइज कोई और गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, मैनेजर किसी और गोल के लिए कमांड कर रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं होगा। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में मिलके काम कर रहे हैं, सबका एक ही एम होना चाहिए कि मेरे को एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। देखिए, management is a collective activity, hence there should be coordination between persons and department. This result is an easy achievement of goals of business unit. This principle shows that interest of individual or employees group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit. This means that common interest should be prominent instead of individual interest. देखिए क्या बोला गया है कि आपको कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करना है, मतलब सारे लोग को मिलके जो बिजनेस का मेन इंटरेस्ट है उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन फोकसिंग ऑन योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करना है। हमको इस बात पे फोकस करना है कि हमारे पूरे कंपनी का किस चीज़ में भलाई हो रहा है, हमें उस बात पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करते चलना है। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में क्या देखिए समझाएगा कि सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। आप जो पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉई, आप जो पर्सनल के हाथ में पैसे प्रोवाइड करते हो, तो वो क्या, क्यों ये प्रिंसिपल को क्यों इंक्लूड किया गया? देखिए, आपको पता होगा कि सबको पैसे का लालच है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो अगर मैं एम्प्लॉई को पैसे के थ्रू मोटिवेट करना चाहूँ, ठीक है, तो आज के टाइम में ये एक बेस्ट रास्ता है कि हम इजीली मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉइज को मनी के थ्रू। कैसे? देखो, यहाँ पे पहले समझ सकते हैं। रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी शुड बी सुटेबल। आइडियल पेमेंट ऑफ वेज मेक अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉइज डू नॉट वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इन अ यूनिट। देयर आर सम एफिशिएंट एम्प्लॉइज। देखिए क्या बोल रहा है कि हर एम्प्लॉइज एक जैसा नहीं होता। तो जो बंदा एफिशिएंट है, जो बंदा ज़्यादा काबिल है, जिसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। वो लोग को हम ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, देयर मस्ट बी क्लैरिटी दैट टू विच एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन टू मेक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, बात को समझिएगा। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इस दोनों चीज को हम समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा अथॉरिटी एक लेवल पे ही डिपेंड है, मतलब जो हमारे पास टॉप लेवल है, पूरा का पूरा अथॉरिटी किसके पास है?
टॉप लेवल के पास। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर लेवल पे जितने भी लेवल्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों लेवल पे उनके लेवल के हिसाब से उनको अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है। उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं उनके रिलेटेड वो अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड, इट इज सेंट्रलाइजेशन। To make best use of employee strength, principle of centralization should be adopted. Centralization has low success ratio in giant size units, hence centralization, and decentralization is done as per the size of यूनिट। देखिए क्या बोला गया है, साइज ऑफ यूनिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में पूरा अथॉरिटी रखते हुए भी आप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से चला सकते हो तो यू मस्ट फॉलो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ ये पॉइंट में आपको ये समझाया गया है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तब आप सेंट्रलाइज प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत जायंट है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब आपके जो अथॉरिटी है वो नीचे वाले लेवल वालों को भी रेंडर करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन क्रिएटिंग चेन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल एम्प्लॉइज। देखिए क्या है, ये एक चेन होता है कि टॉप लेवल से नीचे लेवल तक पता चलता रहता है कि इसका ये चेन है, मेरा कौन सुपीरियर है और मेरे अंडर में कौन काम कर रहा है, ये चीज की क्लैरिटी मिलती है इस चेन इस प्रिंसिपल से, ठीक है। चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू बॉटम लेवल एम्प्लॉइज शुड नॉट बी ब्रोकन। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड एज पर द रिस्पेक्टिव लेवल। उनको पावर उसी हिसाब से दिया जाता है जिस लेवल पे वो काम करें। जैसे टॉप लेवल वाले के अंडर अगर मिडिल लेवल है तो टॉप लेवल के पास अथॉरिटी ज्यादा होगा, टॉप लेवल के पास पावर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली मिडिल लेवल, ठीक है। एम्प्लॉइज वर्किंग इन ए यूनिट शुड बी अवेयर ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। मतलब बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, जो पर्सनल है, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पता होना चाहिए कि वो अगर गलती करते हैं या अगर वो जो काम कर रहे हैं तो वो किन के रिस्पॉन्सिबल है और किन के अकाउंटेबल है, ठीक है। As a result, scalar chain occurs which moves from top to bottom and from bottom to top, ठीक है। It is clear to you? आगे पॉइंट दिया है ऑर्डर, लिखा हुआ है this principle emphasize on two parameters, raw material arrangement and, देखिए मैं बता देता हूँ ये, each part of raw material should be at its appropriate place. Likewise, skilled employees should also be placed at right place. Arrangement should be done for recruitment of suitable employee in suitable place. बस यहाँ पे यही बोला है, ऑर्डर पॉइंट में ये चीज बताया गया है कि जो बंदा जिस चीज के काबिल है हमको उसी काम को उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये चीज हमें ये हेल्प करेगी कि वो बंदा उस काम को बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा और हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस। जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी चीजें हैं वो सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंटिंग का कोई बंदा है तो हम उसको मैकेनिक का काम नहीं दे सकते, और जो मैकेनिक का बंदा है हम उसको अकाउंटिंग का काम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बोला है राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सुटेबल एम्प्लॉई इन सुटेबल प्लेस। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये चीज हमको क्या बताता है, ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों जरूरी है? देखिए कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखने को मिलता है कि किसी को बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी एम्प्लॉई को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड किसी एम्प्लॉई के साथ हम क्या करते हैं, आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्क्रिमिनेशन टाइप वर्ड यूज़ कर सकते हो कि किसी एम्प्लॉई के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और किसी एम्प्लॉई को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए एज अ मैनेजर। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे पर्सन को, सारे एम्प्लॉइज़ को एक साथ लेके चले और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा। एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम सिंस द एम्प्लॉइज आर ह्यूमन बीइंग, प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू हैंडल देम, superior should behave appropriately and uniformly while taking work from them. Efforts should be made to establish equality in unit by informal way instead of legal or traditional way. Behavior of employee is based on faithfulness, attitude, uniformity and justice. Okay, चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ। मेरा बैटरी भी लो हो चुका है। आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। क्या लिखा है?
Permanent and stable employees are asset of any business unit. An employee can develop himself by remaining to one unit and contributing in the achievement of goals of the business. देखो क्या बोला है, stability of personal tenure. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक आपके बिजनेस में टिके हुए रहें, ठीक है। क्योंकि माना जाता है कि जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज होते हैं ना, परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो बिजनेस के असेट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से क्वालिटी तरीके से चलाने का एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको खुश रखें ताकि एम्प्लॉई आपको लंबे टाइम तक आपके साथ में रहे, ठीक है। 13 पॉइंट पे आ जाते हैं। As quality of entrepreneurship is necessary for industrialists, in the same way there should be quality of initiation in employees. Industrialists should provide such atmosphere that initiation may be encouraged. Initiative क्या होता है? देखिए, जिसे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉई अगर कोई भी रिलेटेड डिसीजन लेके आता है, जैसे कोई भी आइडिया लेके आता है, इनिशिएटिव करता है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी और तरीके से भी चला सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में हमसे ये गलती हो रहा है, कुछ ये चेंजेस लाना चाहिए, तो हमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज करके हमें उनके डिसीजन को इग्नोर करना चाहिए। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि सक्सेस करने का चांसेस कम हो जाए, ठीक है। आगे दिया, ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप एंड इट इंक्रीजेस देयर लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, अगर आप उनको इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज करते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, अपने सोचने थिंकिंग पावर को यूज़ करेंगे, और क्या होगा, उनकी भी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा फ्यूचर में, और उनको भी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। लास्ट पॉइंट इज स्पिरिट डे कॉप्स। देखिए लिखा है फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस का मतलब होता है एकता, जैसे एक ही है हम, एक है हम, इस चीज का कॉन्सेप्ट बता रहा है ये पॉइंट। लिखा है सक्सेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट लाइज इन म्यूचुअल रिलेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। देखो, अगर मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशन अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है हेंस देयर शुड बी हार्मनी इन बोथ क्लासेस। दोनों क्लासेस के बीच में हार्मनी जरूर होना चाहिए। दो क्लासेस इन द सेंस कैसा, एक तो होता है ऑनर क्लासेस और दूसरा होता है एम्प्लॉय दैट इज वर्कर क्लासेस, तो दोनों के बीच में हार्मनी होना जरूरी है। मैनेजर शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग अमंग एम्प्लॉयज। इफ ऑल एम्प्लॉयज विल वर्क टुगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स बिकम ईजी। बोल रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज मिलके अगर एक साथ काम करेंगे, वननेस वाला कॉन्सेप्ट होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सक्सेस करना बिजनेस के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी का दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।